हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस CUET के लिए, जिसमें हम उसका एक चैप्टर जो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा को कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम को भी यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, जैसे कि संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो दोनों को एक साथ लेके हम चलेंगे, हिंदी मीडियम के लिए भी इंग्लिश मीडियम के लिए भी। पहले हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम को। इसको आप और जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950 हैज़ द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको क्या करना है कि 26 जनवरी यानी कि 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। यानी क्या हो जाता है, हिंदी में देखें तो लागू हो जाता है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है कि हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान इफेक्ट में कब आया, 26 जैन 1950। यह आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरी बात यह है, ये तो लागू होने वाली बात है, यानी कि ये तो अप्लाई होने की, इफेक्ट होने की बात है। पर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी कब हुआ। तो रेडी होने में, बनने में, लागू होने में ये सारा फर्क होता है। और जब ये बनना स्टार्ट हुआ था तो कौन से दिन ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ दिसंबर 1946 में। फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो आप, हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ दिसंबर 1946 में, यानी कि लिखना स्टार्ट हो गया था। पर जब बनकर रेडी हो चुका था, बनकर तैयार जब हो गया, तब कब तैयार हो गया वो, नवंबर 1949 में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है लागू कब हुआ, यानी कि इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। समझ आया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान लिखना शुरू कब से हो गया। जैसे कि आप कोई बुक लिखते हैं, आपने उसका फर्स्ट पेज जब शुरू करा लिखना तो कौन सी डेट थी, तो वैसे ही संविधान की जो डेट थी जब वो लिखना शुरू हुआ था तो दिसंबर 1946 को ये लिखना शुरू हुआ। लिखते लिखते इसमें कई समय, कुछ साल बीत गए। उसके बाद बनकर जब रेडी हो गया तो हो गया वो 1949 को, यानी कि 1949 को ये बनकर तैयार हो चुका था। पर इसको लागू होने में, इफेक्ट में आने में कितना, 2 महीने का समय लगा। यानी कि इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, वैसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखो, हमारा संविधान लिखना कब शुरू हुआ था, दिसंबर 1946 में, और लिखकर ख़त्म कब हुआ, 1949 में। इसमें फ़र्क है। अगर आपसे पूछा जाता है आपका संविधान लिखना कब शुरू हुआ, तो आप बोलोगे 1946 में। अगर बनकर तैयार कब हुआ तो 1949 में, नवंबर में। और लागू कब हुआ, यानी कि अप्लाई कब आया, अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सामने आता है कि हमारा संविधान जब ये बनकर तैयार हुआ था तो कितना उसको बनने में समय लगा था और उस पर कितनी बहस हुई। तो दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि इसको 3 साल तक लगभग इसमें बहस चली। पर आपका एज इट इज आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसमें, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपका संविधान, हमारा संविधान, भारत का संविधान बनकर कितने समय में तैयार हुआ है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज में। यह आपको लिख लेना है। जिसके अंदर क्या हुआ था, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ डिबेट हैड 11 सेशन हुए। उसके अंदर आपको लिख लेना है 11 सेशन हुए संविधान को बनने में। और कितने दिन तक चला उसके अंदर, सिटिंग स्प्रेड ओवर 160 डेज।
और सिटिंग कितने दिन हुई, 165 डेज। हिंदी में भी यहाँ देख सकते हो आप कि इसमें कुल 11 सत्र थे और जिसमें 165 दिन बैठक हुई थी। ठीक है, जैसा कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वही चीज़ कि 11 तो सेशन हो गए उसके अंदर, और कितने दिन तक बैठने आए लिखने के लिए, वो 165 दिन थे, 165 डेज। ठीक है, तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी बात। और हमें पता ही है, आपको पता ही होगा कि इसमें मेन बॉडी कौन थे, मेन मेंबर कौन थे। तो मेन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि संविधान के पिता, संविधान के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और आपको ये पता ही है कि हमारा संविधान बनकर तैयार अब हो चुका था, और उससे पहले जब हमारा भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 में। और क्विट इंडिया स्ट्रगल यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। यह आपको लिख लेना है। हमारा जो मतलब एक जो मूवमेंट था, एक क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि गांधी जी द्वारा किया गया था, कब हुआ था ये, 1942 में। यहां भी देख सकते हैं कि 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यहाँ भी देख सकते हैं एक और जो कि इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है कई बार अगर टफ क्वेश्चन बनाया गया। तो 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी कि शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। बस आपको याद रख लेना है कि शाही भारतीय नौसेना यानी कि रॉयल इंडियन नेवी, जो कि बम्बई के या और अन्य शहरों में हुआ था 1946 में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे एंड अदर सिटीज इन द स्प्रिंग ऑफ 1946, यानी कि स्प्रिंग का समय चल रहा था। रॉयल इंडियन नेवी जो हुआ बॉम्बे में और अदर सिटीज के अंदर कब हुआ, 1946 में। अब वर्ड पॉइंट पॉइंट बनाते जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलन का एक अहम पहलू था। हम देखेंगे कि आगे की ओर अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत आजाद हो रहा था उसकी मध्य रात्रि में यानी कि मिडनाइट में भाषण दिया था, यानी कि स्पीच दी थी एक। तो जैसे कि आज सपोज करो आज है 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 है आज। तो आज के 12 बजे, आज रात 12 बजे, आपको पता है उसके अगले रात के 12 बजे के बाद ही 15 तारीख हो जाएगी। अगर आज 14 तारीख है तो यानी कि रात के 12 बजे के बाद ही अगला दिन लग जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1947 14 अगस्त को उसकी मिडनाइट में भाषण दिया। यहाँ लिखा हुआ भी है, जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। हिंदी वाले ये देख लेंगे, 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस समय जो भाषण दिया गया ये देखो मध्यरात्रि में भाषण दिया जा रहा है। इसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और हिंदी मीडियम के लिखेंगे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट।
तो यह हिंदी वालों के लिए ये भाषण इस नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नई संविधान सभा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कांग्रेस प्रभावशाली थी, यानी कि कांग्रेस का दबदबा था, पर मुस्लिम लीग को, जो कि पाकिस्तान की पार्टी थी, यानी कि मोमडन्स उसमें थे, उनको सीटें ज़्यादा मिली थी, मुस्लिम सीटें। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करा, बहिष्कार करा कि वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, और इस सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो आपको मेन बात ये याद रख लेनी है कि कितने संविधान सभा के 82% सदस्य कौन से थे, कांग्रेसी थे। 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द कांग्रेस, यानी कि 82% मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कौन थे वो, कितने थे वो, 82% थे। फिर यहाँ देख सकते हो आप, संविधान सभा में 300 सदस्य थे, आपको ये लिख लेना है। संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे, 300 सदस्य। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इनमें से 6 सदस्य जो थे, 6 मेंबर जो थे, उनकी जो भूमिका महत्वपूर्ण रही, कौन कौन थे वो, ये नाम लिख लेना है आपको। और ये भी लिख लेना है कि 300 सदस्य थे। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ राजेंद्र प्रसाद, नहीं सॉरी थर्ड राजेंद्र प्रसाद, ये थे। तो इन 6 में से 3 कौन थे, मेन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, नेहरू जी ने। उन्होंने ये भी प्रस्ताव पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि केसरिया जो है, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा, जो कि आज हमें झंडा दिखाई देता है। और यहाँ से देखेंगे हम, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे, ये आपको लिख लेना है। संविधान सभा में चर्चा, रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारियाँ थी। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स, तो 300 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फॉर दीज 6 मेंबर्स प्लेड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल्स, कौन कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। और जो नेहरू जी ने एक, it was Nehru who moved the crucial objectives resolution as well as the resolution proposing that the national flag of India be a horizontal tricolor। यहाँ देख लेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, नेहरू जी ने, ये अलग से पूछा जा सकता है। और नेहरू जी ने क्या बताया कि नेशनल फ्लैग के बारे में इंडिया के, कि जो हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होगा, ऑफ सेफ्रॉन होगा, वाइट होगा, डार्क ग्रीन होगा, और सब इक्वल प्रोपोर्शन में बटे हुए होंगे, जैसा कि हमें दिखाई देता है झंडे का कलर, यानी कि फ्लैग का अलग 3-3 हिस्सों में बटा हुआ है। और उसके बीच में क्या है, एक चक्र है जिसका नाम है अशोक चक्र, विद आ व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर। क्या, कैसे कलर का व्हील है, नेवी ब्लू कलर का। इसके डायरेक्ट अब यहाँ देखेंगे हम, राजेंद्र प्रसाद रोल वॉज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली वेयर ही हैड टू स्टीयर द डिस्कशन। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे, आपको लिख लेना है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे। नेक्स्ट भी देख सकते हो कि और भी कौन मेन थे, कांग्रेस के त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री, यानी कि विधि के बारे में, कानून के बारे में जानते थे, जो एक अर्थशास्त्री भी थे, B.R. अम्बेडकर बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे संविधान सभा के, इनको संविधान का जनक भी बोला जाता है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 2 वकील उनके साथ काम कर रहे थे, वो भी एक वकील भी थे। तो कौन थे, के एम मुंशी, और दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर।
अय्यर। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, और वो कौन थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। उन्होंने 2 लॉयर्स भी लिए अपनी ही साथ काम करने के लिए, के एम मुंशी गुजरात के, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर लिए मद्रास के। यहाँ पर और भी देख सकते हैं हम मेन कि भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। और दूसरे अधिकारी एस एन मुखर्जी भी थे। यहां देख सकते हैं इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से बी एन राव थे, वे भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी लिख लेना है आपको। और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी एस एन मुखर्जी भी थे। पर आपको याद रखना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव और दूसरे तरीके एस एन मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। एस एन मुखर्जी की भूमिका क्या थी, मुख्य योजनाकार की। और मुखर्जी जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। तो आपको इनमें से इस पैराग्राफ में मेन बात क्या पता चली कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव, योजनाकार कौन थे, एस एन मुखर्जी। यहां देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कि बी एन राव कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और एस एन मुखर्जी कौन थे, द अदर वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी हु हैड द एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल टू क्लियर लीगल लैंग्वेज। इससे पहले देख सकते हैं हम उन्होंने क्या करा था, who prepared a series of background paper based on a close study of the political system obtaining other countries। तो इन्होंने एस एन मुखर्जी ने एक योजनाकार थे, प्लानिंग करते थे। प्लानिंग क्या करते थे वो, ये भी देखते उनमें एबिलिटी देखी गई कि वो एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इन द क्लियर लीगल लैंग्वेज। तो ये आपको इनमें से मेन बात याद करनी है कि बी एन राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एस एन मुखर्जी थे प्लानिंग जो कर रहे थे किस चीज़ की, जिनमें एबिलिटी थी पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इन द क्लियर लीगल लैंग्वेज। यहाँ देख सकते हो आप कि अंबेडकर के बाद सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल 3 वर्ष लगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने पहले ही बताया था 3 वर्ष लगभग लग गए थे संविधान के को बनने में लगभग है। और वैसे बनने में समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। और इन चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हो गए थे। यहां भी देख सकते हो अंबेडकर हिमसेल्फ हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द असेंबली। दिस टुक 3 years इन ऑल, 3 years लगे। और with the printed record of the discussion taking up 11 बल्कि वॉल्यूम्स। तो जो प्रिंटेड रिकॉर्ड्स थे वो किसमें थे, 11 बल्कि वॉल्यूम्स के अंदर थे। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब करा था, 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ देख सकते हो आप, ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। फिर क्या होता है, जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। तो प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून आए 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में। जो 1919 में हुआ, कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। आंशिक मतलब थोड़े रूप में प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।
और 1935 में जो के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। आपको ये लिख लेना है कि प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी के बढ़ाने के लिए कई कानून कब कब हुए थे, 1909 में, 1919 में, 1935 में। 1919 में थोड़ा आंशिक रूप से, 1935 में पूरी तरह से। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए थे तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। यहां देख सकते हैं, इनफैक्ट एज द डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्रू द ब्रिटिश हैड बीन फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, अ नंबर ऑफ एक्ट्स वर पास्ड 1909, 1919 एंड 1935। तो 3 years आपको विल हैव टू लर्न gradually enlarging the space of Indian participations in provincial governments। इसके अंदर क्या था, the executive was made partly responsible to the provincial legislation 1990, यानी कि पार्शियली तौर पे, थोड़े तौर पे 1919 के अंदर उनको कंट्रोल आया। और 1935 के अंदर क्या हुआ था, 1935 में ऑलमोस्ट एंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट सारे एंटायर पे इस पे क्या हो गया था, पूरा कंट्रोल होने लग गया था, यानी कि लेजिस्लेचर के उसमें होने लग गया था 1935 में। और 1937 जब उसका इलेक्शन जब हुआ तब कांग्रेस जो थी पावर में आई 8 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस, यानी कि 11 प्रोविंसेस में से 8 में उन्होंने क्या करी, जीत हासिल कर ली थी। ये भी इनमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो कि अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया है। तो 356 आर्टिकल क्या कहता है कि जो गवर्नर है, गवर्नर की अगर गवर्नर सिफारिश कर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे राइट्स अपने हाथ में ले सकती है। यहाँ देख सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन also mandated for complex system of fiscal federalism in the case of some taxes। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 356 gave the center the power to take over a state administrations on the recommendation of the governor। इसमें क्या लिखा हुआ है दोनों में कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 में गवर्नर के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर ले सकती है। तो हमने जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि CUET पॉलिटिकल के पॉलिटिक्स थी, इसमें हिस्ट्री की, यानी कि हिस्ट्री में जो पॉल साइंस का इसमें पार्ट दे रखा होता है उसके बारे में हमने जाना। तो आपने इसके पॉइंट लिख ही लिए होंगे। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिल सके।